अब वैसे तो ब्रिटिश लोगों को सब कोसते हैं, मगर कहते हैं कि कुछ अच्छे काम उन्होंने किए थे, जिसमें से एक था यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को एक करके एक कंट्री का शेप दिया, बेसिकली एक एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था। मगर ब्रिटिश लोगों के आने से 2300 साल पहले ही इंडिया पहली बार एक एम्पायर के फॉर्म में इंटीग्रेट हुआ था, और ये काम किया था मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार और अशोक ने इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेंशन करके मगध एम्पायर बनाया। और इनके आने से पहले मगध एक छोटा सा महाजनपद था, और ऐसे 15 महाजनपद और थे भारत के नक्शे पर। तो आज के वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के एपिसोड 14 में हम बात करेंगे मगध एम्पायर की। कैसे मगध ने एक छोटा सा महाजनपद होते हुए इतना सारा विस्तार किया, और कैसे अखंड भारत का नक्शा बनाया। इस स्टोरी में फीचर होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चाणक्य और अलेक्जेंडर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले एक काम की बात। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे कि आईआईटी जेईई का, नीट का, या फिर स्कूल कॉलेज के रेगुलर एग्जाम्स हो, सेशनल्स हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि यूपीएससी का, आईआईटी जेईई का, और कई सारे एग्जाम देकर मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं जो एग्जाम में हाई स्कोर करने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास में आप तक लेकर आऊंगा। अब क्योंकि मेरे जूम के सब्सक्रिप्शन में सीट्स लिमिटेड है और जल्दी फिल हो रही है, इसलिए आप जल्दी से अपनी सीट बुक कीजिए। पिन्ड कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां जाकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 600 बीसी के भारत की, जब कैसे छोटी छोटी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज मिलकर महाजनपद बनाती हैं और भारत में बन जाते हैं 16 मुख्य महाजनपद। इन महाजनपदों का मतलब था किंगडम्स, यानी कि राज्य, जहां पर राजा रूल किया करते। कुछ महाजनपद छोटे थे, कुछ महाजनपद बहुत बड़े थे, कुछ में पावर कम थी, कुछ में पावर ज्यादा थी। कुछ मोनार्कीज थी जिनमें राजा रूल करते थे, जैसे कि कौशल या फिर अवंती, मगर कुछ महाजनपद डेमोक्रेसीज थी, जैसे कि वैशाली, वज्जी, कुशीनगर। अब जैसे जैसे महाजनपद एक्सपैंड होते गए, वैसे वैसे इनमें पावर स्ट्रगल भी बढ़ने लगा। एक दूसरे की टेरिटरी को कब्जा करने की इच्छा होने लगी, एक दूसरे के रिसोर्सेज पर कब्जा करने की इच्छा होने लगी। अब इन सारे महाजनपदों में मगध, जो प्रेजेंट डे बिहार में बसा हुआ था, वो सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच जनपद था। एक तो ये लोअर गंगा प्लेन्स में सिचुएटेड था, जहां बहुत सारी नदियां बहती है, तो इनकी लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल थी, जिससे इनको होता था बहुत तगड़ा एग्रीकल्चरल एडवांटेज। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों के पास सरप्लस फूड होगा तो वो बाकी एक्टिविटीज पर ध्यान दे पाएंगे। सरप्लस फूड से आर्मी भी स्ट्रांग होगी, ट्रेड भी स्ट्रांग होगा, और राजा के पास ज्यादा पैसा आएगा क्योंकि वो ज्यादा लगान वसूल करेगा। और इसीलिए ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण मगध काफी रिच स्टेट था। अब इसके साथ ही मगध का एरिया रिच था एक नेचुरल रिसोर्स में, जो था आयरन ओर। प्रेजेंट डे बिहार झारखंड का जो एरिया है, वहाँ आयरन ओर बहुत पाया जाता है, पहले भी पाया जाता था। और ये आयरन ओर निकाल कर आयरन के कई सारे टूल्स बनाए जाते थे, और ये टूल्स खेती के काम आते थे। जितने बेटर टूल्स होते थे उतनी ज्यादा खेती होती थी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होता था। और ये आयरन ओर वेपन्स बनाने के भी काम आता था। आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण खेती भी अच्छी हुई और आर्मी भी स्ट्रांग हुई। तीसरा एडवांटेज मगध के पास ये था कि इन्होंने एलिफेंट्स को लड़ाई लड़ने के लिए ट्रेन कर लिया। यहाँ पर हाथी बहुत हुआ करते थे, और इन लोगों ने हाथियों से जंग जीतना शुरू कर दिया। ऊपर से मगध की कैपिटल हुआ करती थी राजगीर, जो 5 पहाड़ों से घिरी होती थी, और इस पर अटैक करना काफी मुश्किल होता था। अब इन्हीं सारे एडवांटेजेस के चलते मगध का राज्य स्ट्रांग होने लगा। मगध का राइज शुरू हुआ हर्यंका डायनेस्टी के साथ, जिसके पहले किंग थे बिंबिसार, जो बने 544 बीसी में। इनको मगध के अर्ली एक्सपांशन का आर्किटेक्ट बोला जाता है, और इन्हीं के एरा में गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ। बिंबिसार की खूबी ये थी कि वो पावर के साथ साथ डिप्लोमेसी करना भी जानते थे, और कई राज्यों के साथ उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए, जैसे कि वैशाली, कौशल। वॉरफेयर के रास्ते उन्होंने अंग किंगडम को कॉन्कर किया और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अपने कब्जे में लिए, जिससे ट्रेड फ्लरिश हुआ। अब बिंबिसार बाहर की लड़ाइयां तो जीते, मगर अपने ही बेटे से हार गए। कहा जाता है कि 491 बीसी में उनके बेटे अजातशत्रु ने उन्हीं को जेल में डलवाकर मरवा दिया था, ताकि वो गद्दी पर बैठ सके। अजातशत्रु ने आते ही वैशाली के लिच्छवियों पर एक लंबी लड़ाई छेड़ दी। अजातशत्रु ने वॉर्स के अंदर कई सारी मशीन्स का यूज करना भी चालू किया, जैसे कि रथ मूसला, एक रोटेटिंग ब्लेड वाला रथ, और महाशिला कंटक, जो एक कैटापल्ट की तरह था और पत्थर फेंकता था। अजातशत्रु ने वैशाली महाजनपद पर विजय पाकर उसको मगध के राज्य में मिला लिया, जिससे कि और ज्यादा फर्टाइल लैंड
मगध के कब्जे में आ गई और उनका रेवेन्यू और बढ़ गया। अब हर्यंका डायनेस्टी के बाद में मगध में आई शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके पहले किंग थे शिशुनाग, जो कि जनता में काफी लोकप्रिय थे। इन्होंने मगध का वेस्ट की तरफ एक्सपांशन करना चालू किया। इनका सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बोला जाता है अवंती को कैप्चर करना, जो सेंट्रल एशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद था। शिशुनाग ने धीरे धीरे कई सारे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के एरियाज को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और इसके बाद में 345 बीसी में शिशुनाग डायनेस्टी खत्म होकर आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी इंडिया में एक बहुत ही पावरफुल मगर एक अनपॉपुलर रूलिंग फैमिली थी। इसी नंद डायनेस्टी को भारत का पहला एम्पायर बिल्डर भी बोला जाता है और इन्होंने बहुत छोटे टाइम तक 343 से 321 बीसी तक ही राज किया। जो पहले राजा थे महापद्मानंद, उन्होंने लगभग सारे महाजनपदों को मगध साम्राज्य के अंदर ला दिया था। पुराणों में महापद्मानंद को क्षत्रियों का सफाया करने वाला भी बोला गया है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के सभी क्षत्रिय क्लैंस जैसे कि कुरु, पांचाल, इक्ष्वाकु, सुरसेन एक्सेट्रा, इन सभी का सफाया महापद्मानंद ने कर दिया था। इनको हराकर इनकी टेरिटरी मगध साम्राज्य में मिला दी थी। महापद्मानंद का जिक्र इंडियन, ग्रीक और इवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में भी मिलता है। अब नंद डायनेस्टी के आखिरी राजा थे धनानंद। धनानंद के रूल के समय ही अलेक्जेंडर ने, जो पर्शिया को जीतते हुए आ रहे थे, गांधार रीजन पर अटैक करना शुरू किया और इंडिया की तरफ बढ़े। गांधार एक ग्रीक कॉन्करर था जिसने पूरा पर्शियन एम्पायर जीत लिया था और धीरे धीरे सतलुज के आसपास के किंगडम्स पे लड़ाई लड़कर उनको जीत रहा। उसकी लड़ाई होती है पंजाब में एक किंग पोरस से, जिसके साथ वो लड़ाई में जीत तो जाते हैं, मगर पोरस से लड़ाई में उनको इतना डैमेज होता है कि उनकी सेना बहुत थक जाती है, हार जाती है और उनकी सेना मना कर देती है साफ साफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे वो टच कर रहे थे नंद डायनेस्टी का बॉर्डर। अलेक्जेंडर की सेना ने मगध एम्पायर की सेना के काफी किस्से सुने थे। मगध की सेना उनसे 5 गुना ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने उनके वॉर एलिफेंट्स के बारे में सुना था। ऊपर से अलेक्जेंडर की सेना को इंडिया का वेदर सूट नहीं कर रहा था। वो काफी सालों से लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते थक चुके थे। उन्होंने अलेक्जेंडर से कहा कि हम इसी बॉर्डर से वापस लौट चलते हैं, अब हमारी और लड़ने की इच्छा नहीं। तो अलेक्जेंडर, जो पूरी दुनिया को जीतने निकले थे, वो अपनी ही सेना से हार जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अलेक्जेंडर की पूरी स्टोरी हमने ग्रीक एम्पायर वाले वीडियो में भी कवर की थी, जो आप इस वीडियो के बाद में देख सकते। फिलहाल धनानंद पर वापस आते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट ये बताते हैं कि उनकी सेना में हजारों लड़ने वाले हाथी हुआ करते थे, 10,000 के आसपास कैवलरी यानी कि घुड़सवार हुआ करते थे और लाखों के तादाद में सैनिक हुआ करते थे। और इतनी बड़ी फोर्स इकट्ठा करने के लिए उन्होंने दबाकर टैक्स लगाया था लोगों पर। अब टैक्स लगाने से नंद एम्पायर की शक्ति तो बढ़ी, मगर लोगों के अंदर एक रोष, एक द्वेष भावना उत्पन्न हुई। अब ओवर द टाइम ये ऑपरेसिव रूल जो था वो लोगों को पसंद नहीं आता था। ऊपर से धनानंद का जो एरोगेंट बिहेवियर था उसके भी लोग खिलाफ थे। धनानंद के पास में इमेंस वेल्थ थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, मगर ग्राउंड रूट पर वो आम आदमी की समस्याओं से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे। और ये जो पब्लिक एंगर था, इससे 2 कैरेक्टर्स हिस्ट्री में इमर्ज होकर बाहर आते हैं। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल सोर्सेस के हिसाब से चाणक्य ने तक्षशिला से अपनी दीक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला उस समय बहुत जानी मानी सिटी हुआ करती थी, जहां दूर दूर से लोग पढ़ाई करने आया करते थे। तक्षशिला गांधार रीजन की कैपिटल हुआ करती थी और प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। अब जब इस तक्षशिला पर ग्रीक वॉरियर्स ने, स्पेशली अलेक्जेंडर ने आकर अटैक्स करना शुरू किया, तो चाणक्य गए पाटलिपुत्र धनानंद से मिलने और धनानंद के कोर्ट में जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज तक्षशिला को बचाइए। बट उनको वेलकम करने के बजाय, उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के बजाय धनानंद ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी हम्बल अपीयरेंस का मजाक उड़ाया और उन्होंने अपने कोर्ट से बाहर निकाल दिया। और यही बेइज्जती चाणक्य को बहुत चुभ गई और उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक नंद डायनेस्टी का सर्वनाश नहीं कर देते। अब इसी दौरान चाणक्य का एनकाउंटर होता है एक यंग एनर्जेटिक लड़के से, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त में देखते हैं यंग एज में ही इंटेलिजेंस, लीडरशिप कैपेबिलिटीज, और उनको अपने साथ में तक्षशिला ले जाते हैं और वहां ले जाकर ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं। उनको स्टेट क्राफ्ट सिखाई जाती है, मिलिट्री टैक्टिक्स सिखाई जाती है, इकोनॉमिक्स सिखाई जाती है, पॉलिटिक्स सिखाई जाती है। अब चाणक्य एक तरफ तो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दे रहे थे, दूसरी तरफ वो इकट्ठा कर रहे थे लोकल ट्राइबल लीडर्स को, कुछ छोटे छोटे रूलर्स को, और उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने अपनी एक सेना बनाई। ये सभी लोग ऐसे थे जो किसी न किसी फॉर्म में नंद डायनेस्टी द्वारा प्रताड़ित किए हुए थे, सताए हुए थे। इन सभी लोगों की सेना का नेतृत्व किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और इनको लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मार्च करने लगे और छोटे छोटे किंगडम्स को एक्वायर करने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य जनता का दिल जीतने लगे और अलेक्जेंडर जो वहां पे काफी सारी लड़ाइयां लड़के गए थे, इसके बाद में कई सारे राज्य कमजोर हो गए थे। इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य को मिला और उन्होंने कई सारे किंगडम्स इजीली जीत लिए। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ने लगी और उन्होंने चाणक्य की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सिस्टमैटिकली धीरे धीरे धनानंद की पावर को कम किया। चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ,
उस युद्ध में क्या हुआ इसका हिस्टोरिकल अकाउंट हमें नहीं मिलता है, मगर हाँ ये हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का तख्ता पलट कर दिया था, नंद डायनेस्टी का खात्मा किया था और चंद्रगुप्त मौर्य नए राजा बने मगध साम्राज्य के 321 बीसी में। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का राजा बनते ही सबसे पहला काम यह किया कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में छोटे छोटे ग्रीक राजा बैठे थे, ग्रीक कॉन्करर्स बैठे थे, जो इंडिया की टेरिटरी पर कब्जा करके बैठे थे, उनको उन्होंने खदेड़ना चालू किया। अलेक्जेंडर, जिनकी डेथ 323 बीसी में हो चुकी थी, उनकी डेथ के बाद में उनका एक जनरल सेल्यूकस निकेटर इंडस रीजन के आसपास कई सारे रीजन्स को कॉन्कर करके बैठा था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और पंजाब, गांधार और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स को फिर से उनसे कैप्चर किया। इन दोनों का जो कन्फ्रंटेशन हुआ उसका एक डिप्लोमेटिक फैसला हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी सारी टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दी, बदले में उनसे लिए 500 वॉर एलिफेंट्स, क्योंकि मगध एम्पायर के, मगध सेना के ये जो वॉर एलिफेंट्स थे ये बड़े पॉपुलर थे। इसके साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी, ग्रीक बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और साथ में मगध के कोर्ट में भेजा एक ग्रीक एम्बेसडर, अपना एम्बेसडर जिसका नाम था मेगास्थनीज। आगे जाकर मेगास्थनीज मगध कोर्ट में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं और एक बुक लिखते हैं इंडिया के ऊपर जिसका नाम था इंडिका। अब गांधार और अफगानिस्तान को कॉन्कर करने के बाद चंद्रगुप्त बढ़ते हैं साउथ की तरफ और दक्कन के रीजन को कॉन्कर करना शुरू करते हैं। जो नंद डायनेस्टी के टाइम का मगध एम्पायर था उसके अंदर अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी आता है और दक्कन भी आता है। अब ये तो एक्सटर्नल फ्रंट्स पे उनकी लड़ाई थी। इंटरनली भी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की पॉलिसीज को यूज करके राजकाज काफी अच्छे से सेटल कर रखा था और जनता काफी खुश थी। अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के कुछ वर्क्स बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में टैक्सेशन एकदम एफिशिएंट हुआ करता था, ट्रेड काफी मजबूत था और वो एस्पियोनाज का भी यूज करते थे, यानी कि स्पाइस के नेटवर्क का यूज करते थे, जिससे मगध साम्राज्य पर आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही भांपकर उसका सफाया किया जा सके। उनके टाइम में मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था ट्रेड का, रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, आर्ट का। अपनी लेटर लाइफ में चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजकाज अपने बेटे को सौंपकर एक जैन मॉन्क भद्रबाहु की शरण में चले जाते हैं कर्नाटका के एक जैन तीर्थ जिसका नाम था श्रवण बेलगोला। यहाँ जाकर वो फास्टिंग करते हैं तब तक जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है और मगध की गद्दी संभालते हैं उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार ने भी अपने पिताजी का किया हुआ एक्सपांशन जारी रखा और साउथ की तरफ मगध साम्राज्य बढ़ता रहा। इन्होंने जो हेलेनिस्टिक वर्ल्ड था उसके साथ काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे। हेलेनिस्टिक वर्ल्ड वो था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद में जो ग्रीक एम्पायर था उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए थे और सबके अपने अपने राजा थे। ये राजा रूल करते थे ग्रीक टेरिटरी पे, पर्शियन टेरिटरी पे और कुछ पार्ट्स थे इजिप्ट में। इन सभी राजाओं के साथ में उनके काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। अब बिंदुसार की डेथ के बाद में एक पावर स्ट्रगल चला उनके बेटों के बीच में, जिसमें से इमर्ज होकर बाहर आते हैं अशोक। 268 बीसी में मगध साम्राज्य के राजा बनते हैं और जल्दी ही वो ये प्रूव कर देते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांडर थे और उनकी लीडरशिप में मगध साम्राज्य अपने मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपांशन तक पहुंच जाता है और अब मगध के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया मिलाकर सारा कुछ आता है एक्सेप्ट तमिलनाडु और केरला के कुछ रीजन्स। मगध साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर वेस्ट बंगाल तक था, हिमालय से लेकर कर्नाटका तक था। केरला, तमिलनाडु और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं प्रेजेंट में वो बस मगध साम्राज्य का पार्ट नहीं थे और इस तरह से उस समय का लार्जेस्ट एम्पायर सम्राट अशोक ने खड़ा कर दिया। मगर सम्राट अशोक का डिफाइनिंग मोमेंट आता है कलिंग के युद्ध में। कलिंग जो प्रेजेंट डे ओडिशा के आसपास बसा हुआ था, उसके साथ मगध साम्राज्य की बहुत भीषण लड़ाई होती है। इस वॉर का अकाउंट बताता है कि लगभग 1 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो जाती है और उससे भी कई ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं इस लड़ाई में। अब जब सम्राट अशोक ने इतनी ज्यादा सफरिंग देखी, इतनी ज्यादा डेथ्स देखी, तो उनका हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया। उन्होंने बुद्धिज्म तो पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, उसके साथ ही वो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने लग जाते हैं और आगे का एक्सपांशन छोड़कर अब शांति की राह पकड़ लेते हैं। अब हालांकि वो अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह राजकाज छोड़ नहीं देते, वो राजकाज करते रहते हैं मगर अपनी पॉलिसीज में थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। उनका फोकस अब एक्सपांशन ना होकर वेलफेयर हो जाता है, एथिकल लिविंग हो जाता है और जस्टिस हो जाता है। उन्होंने धर्म के काफी सारे सिद्धांत लिखे, उनको पत्थरों में गड़वाया और पिलर्स लगाए इंडिया में कई सारी जगहों पर। उन्होंने बुद्धिज्म का बहुत प्रचार किया और कई सारे मिशनरीज को श्रीलंका भेजा, म्यांमार भेजा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भेजा, सेंट्रल एशिया में भेजा। हम ये समझ सकते हैं कि जो बुद्धिज्म आज हमें साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स में, चाइना में, जापान तक हमें जो दिखता है उसमें कहीं ना कहीं सम्राट अशोक का बड़ा रोल रहा है। इनफैक्ट इंडिया में बुद्धिज्म उतना तेजी से एक्सपैंड नहीं कर पाया जितना बाहर की कंट्रीज में एक्सपैंड हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि मौर्य डायनेस्टी के बाद में फिर से ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज आ गई थी जो
वर्ण सिस्टम को, ब्राह्मणों को, हमारे वेदों को ज़्यादा तवज्जो देने लगे, उससे बुद्धिज़्म का जो एक्सपांशन है वो इंडिया में रुक गया। खैर, अभी सम्राट अशोक पर वापस आते हैं। इन्होंने कई जगह पर स्तंभ गड़वाए थे जिनको अशोक स्तंभ भी बोला जाता है। लगभग 30 के आसपास नॉन अशोक स्तंभ हैं और इनके ऊपर कई सारी कार्विंग्स हैं, कई कलाकृतियां बनी हुई हैं हर एक के ऊपर अलग अलग, जिनको अशोका कैपिटल्स बोलते हैं। इन सभी में जो सबसे फेमस कैपिटल है वो है लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जिसके अंदर 4 शेर बैक टू बैक बैठे हैं हर दिशा की तरफ देखते हुए। उनके नीचे कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, जैसे कि एक बुल है, एक हॉर्स है, एक एलिफेंट है, बीच में अशोक का चक्र भी है। इंडियन हिस्ट्री में ये लॉयन कैपिटल इतना एम्फेसाइजिंग बन गया था, इतना इंपॉर्टेंट बन गया था कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नेशनल एम्बलम बना दिया गया और ये जो चक्र है अशोक चक्र, इसको नेशनल फ्लैग में जगह मिली। इसके अलावा सम्राट अशोक की मेजर लेगेसी है स्तूप, जो उन्होंने हर जगह बनवाए थे बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इन सब में सबसे फेमस है ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, जिसको आगे कई सारे रूलर्स ने एक्सपैंड भी किया था। अब 232 बीसी में अशोक की डेथ के बाद में मगध का डाउनफॉल चालू होता है, क्योंकि इनके जो सक्सेसर्स थे उनके अंदर इनके जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी और वॉर टैक्टिक्स नहीं थी। और क्या होता है ना, जब आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हो ना, तो कई सारे दुश्मन भी बना लेते हो। और एम्पायर खड़ा करना तो टफ होता ही है, मगर उसको बांधे रखना, उसको चलाना और भी ज्यादा टफ होता है। जैसे ही सेंट्रल पावर वीक हुई, वैसे हर जगह के इंडिपेंडेंट गवर्नर्स जो अपॉइंट किए गए थे मगध के राजाओं द्वारा, वो खुद को राजा बनाने लगे। फाइनल मौर्यन रूलर जो थे बृहद्रथ, उनके अगेंस्ट उन्हीं के मिलिट्री कमांडर ने रिबेल कर दिया और उन्हीं को एक मिलिट्री परेड के दौरान असैसिनेट करके अपनी डायनेस्टी चालू कर दी और इनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इस डायनेस्टी का नाम था शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग ने आते ही सबसे पहला एक काम किया कि बुद्धिज्म को बढ़ावा देना बंद किया और पुरानी जो ब्राह्मणिकल टेक्निक्स थी, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशनल्स थे, जिसमें वर्ण सिस्टम हुआ करता था और ब्राह्मणों को सोसाइटी में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था, उसको री एस्टेब्लिश किया। शुंग डायनेस्टी के राजाओं का भी कई बार ग्रीक कॉन्करर से सामना होता गया, कई सारे ग्रीक राजाओं को उन्होंने हराया भी। शुंग डायनेस्टी ने 1 सेंचुरी तक मगध पर रूल किया और इसके बाद में उन्हीं के मिनिस्टर्स कन्व डायनेस्टी शुरू कर देते हैं 73 बीसी में, उनको रिप्लेस करके। मगर जो कन्व डायनेस्टी थी वो और भी कमजोर साबित होती है और उनका रूल सिर्फ मगध और उसके आसपास के रीजन्स तक ही सिमट कर रह जाता है और बाकी का रीजन इंडिपेंडेंट हो जाता है। कन्व डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर देती है सतवाहन डायनेस्टी और इसके बाद में मगध का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाता है और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो जाता है। पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरियाज इंडो ग्रीक किंग्स कैप्चर कर लेते हैं। शक डायनेस्टी सेंट्रल एशिया से माइग्रेट कर वेस्टर्न इंडिया पर अपना कब्जा जमा लेती है। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया में किंग कनिष्क के रूल में कुषाण डायनेस्टी अपना रोल करती है। अब लगभग 400 साल बाद फिर से मगध का एक बार राइज होता है, जब यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी रूल करने आती है, जहाँ पर किंग्स थे जैसे कि चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्ता 2, जिनके अंडर में आर्ट, साइंस, इकोनॉमिक्स, कल्चर काफी डेवलप होते हैं मगध में। अब ऑल्दो गुप्ता डायनेस्टी के अंडर में पाटलिपुत्र एक काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था, इंपॉर्टेंट सिटी थी, मगर गुप्ता डायनेस्टी को केवल मगध का राजा नहीं समझा जाता है, इनको पूरे नॉर्दर्न इंडियन एम्पायर का राजा समझा जाता है। 6th सेंचुरी के आसपास मगध की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और दिल्ली के आसपास एम्पायर बनने लगते हैं। किंग हर्षवर्धन निकलकर बाहर आते हैं। इन सब की बात डिटेल में हम फिर वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के किसी और एपिसोड में करेंगे। फिलहाल आप या आपके आसपास कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उनको कहिएगा कि पिंड कमेंट में जो लिंक है उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो के बाद में आप ग्रीक एम्पायर वाला वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का एपिसोड देख सकते हैं जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।